आधा तीतर आधा बटेर वाला मुहावरा तो आपने सुना होगा, लेकिन मैं इससे भी गया गुजरा बन गया हूँ। एक लड़की की चाह ने मुझे क्या से क्या बना दिया। गोया मुझे ना खुदा मिला ना विसाले सनम। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आएगी। जूलियन को देखा तो देखता ही रह गया। वो मेरे पड़ोस में आकर आबाद हुई थी। मसलकन वो एक क्रिश्चियन लड़की थी। बातों में शौखी, आवाज़ में खनक, चाल में लचक और किरदार में दमक नुमाया थी। इसे मैंने इस वक्त देखा जब जुम्मे की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से वापस आ रहा था। महीने में कम से कम 2 जुम्मों की नमाज़ें तो मैं पढ़ ही लेता था। इन नमाज़ों की इब्तिदा भी उस दिन से हुई जब मैंने एक मौलवी साहब से सुना कि कब्र में फ़रिश्ते सबसे पहले नमाज का पूछेंगे। इस वक्त ये गुफ्तगू एक होटल में हो रही थी। मेरे दोस्त तस्नीम ने आजकल एक मौलवी साहब की सोहबत में बैठना शुरू कर दिया था और मेरी ज़िंदगी अजाब बना रखी थी। मैं इस वक्त इत्तेफाक से चाय पीने होटल की तरफ चला गया जब मैंने तस्नीम को इन्हीं मौलवी साहब के साथ बैठे हुए देखा। मौलवी साहब के सामने चाय की जो प्याली रखी हुई थी, इसमें बलाई की मोटी सी तेज साफ दिखाई दे रही थी। तस्नीम ने मुझे भी आवाज़ देकर अपनी तरफ बुला लिया था। उसने मौलवी साहब से मेरा तारुफ करवाया। मौलवी साहब, ये मेरे दोस्त हैं अफजल। माशाअल्लाह। मौलवी साहब ने अपनी गर्दन हिलाई और मुझसे मुखातिब हुए। मैंने तुम्हें मस्जिद में कभी नहीं देखा। मौलवी साहब, मैं ज़रा दूर की मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ। मैंने जवाब दिया, कितनी दूर की? क्या नमाज़ पढ़ने के लिए शहर से बाहर चले जाते हो? कब्रिस्तान वाली मस्जिद में जाता हूँ। मैंने कहा, सामने कब्रें नज़र आती हैं तो खौफ खुदा दिल में रहता है। वाह क्या बात है। मौलवी साहब ये जवाब सुनकर फड़क उठे। तस्नीम ने घूर कर मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी गर्दन झुका ली थी। हाँ, तो मैं नमाज ही के बारे में बता रहा था कि कब्र में फरिश्ते सबसे पहले नमाज का पूछेंगे। मौलवी साहब ने बात आगे बढ़ाई। हज़रत, तो कब्र ईसाइयों की भी होती है। मैंने कहा, क्या इनसे भी नमाज के बारे में पूछा जाएगा? मियाँ क्या बात कर रहे हो? मौलवी साहब भन्ना गए। इनके साथ तो दूसरा मामला होगा, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ क्या होगा? तस्नीम ने पूछा। भाई, इसके खिलाफ तो कब्र ही में से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मौलवी साहब ने बताया, पहले एक सांप आएगा फुनकारता हुआ, जिसके मुंह से आग निकल रही होगी। वह जलाकर राख करेगा। उसके बाद इसको दोबारा गोश्त पोश दिया जाएगा। 25 मिनट के बाद एक दूसरा सांप आएगा। हज़रत, एक बात बताएं, ये इतनी एक्यूरेट टाइमिंग आपको कहाँ से मालूम हो गई? मैंने पूछा। मौलवी साहब फिर भन्ना गए। तुम कुफ्र की बातें पूछ रहे हो। ये बातें सीना बा सीना चली आ रही हैं। मेरे वालिद मरहूम हज़रत शाकिरुल्लाह गर्देजी फरमाया करते थे। मैंने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन तस्नीम ने मेरे पैर पर अपना पैर रख दिया। मतलब ये कि मैं खामोश रहूं। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि इसके बाद से मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लगा था। महीने में कम से कम 2 जुम्मे तो ज़रूर मस्जिद चला जाता। एक जुम्मे की नमाज से वापसी के वक्त मैंने जूलियन को देख लिया। इसने नीली जीन्स और सुर्ख रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। मेरा दिल इसके आसपास कहीं अटक कर रह गया। वो इस वक्त अपने दरवाजे पर खड़ी एक औरत से बातें कर रही थी। मैं इस औरत को पहचानता था। वो मोहल्ले ही की थी और इसका काम रिश्ते लगाना था। वो 2 बार मेरे लिए भी रिश्ते ला चुकी थी। बहुत ही मुँहफट किस्म की औरत थी। वो मेरे लिए जिस किस्म के रिश्ते लेकर आई थी, इससे तो बेहतर था कि मैं कुंवारा ही रह जाता। उसने जब मुझको इन दोनों रिश्ते के बारे में बताया तो मैं भड़क उठा। खाला, क्या मेरे लिए ढंग का कोई रिश्ता नहीं है जो तुम इस किस्म के रिश्ते ले आती हो? ये क्या बात है? औरत भी तड़क उठी। ढंग की लड़कियां भी तो ढंग के बंदे ही ढूंढती हैं। तुमसे क्यों शादी करने लगी? औरत के इस जवाब पर मैं भन्ना कर रह गया और इस औरत से बातचीत ख़त्म ही कर दी। एक दिन वो खुद ही मेरे पास चली आई थी। इस बार वो मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। इस बार तुम खुश हो जाओगे, उसने बताया। अच्छा, मैं वाकई खुश हो गया था। कहाँ है? तुम्हारे सामने। मेरे सामने तो नज़ीर साहब रहते हैं, मैंने कहा। और सुना है कि इसकी लड़की का रिश्ता तय हो गया है। मैं तुम्हारे घर के सामने की बात नहीं कर रही, तुम्हारे सामने की बात कर रही हूँ, औरत ने कहा। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या मतलब? किसकी बात कर रही हो? अपनी और किसकी? क्या? हाँ, उसने शर्माने की कोशिश की। जैसे तुम हो, मैं भी वैसी ही हूँ। मेरे शोहर की मौत के बाद अकेली होकर रह गई हूँ। माफ़ करना, अभी मेरे हालात इतने बुरे नहीं हुए कि तुमसे शादी कर लूँ, मैंने जल कर कहा। इस दिन के बाद उसने मुझसे बात करनी छोड़ दी थी। बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दी और आज वो एक खूबसूरत लड़की से बातों में मसरूफ़ थी। मैं इस लड़की को देखकर ठंडी सांस लेकर रह गया था। क्या लड़की थी! कम से कम इस पूरे मोहल्ले में इस जैसी कोई नहीं होगी। इसमें सबाहत, मलाहत, क़यामत सब कुछ थी। इससे पहले वो नज़र नहीं आई थी। मैंने जानबूझकर इस औरत को मुखातिब किया। क्या हाल है तुम्हारे? इस औरत ने मुझे देखा
और बुरा सा मुंह बनाकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जबकि इस लड़की ने दिलचस्पी से मेरी तरफ देखा। मैं अपने दरवाजे का ताला खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। इस लड़की को मालूम हो गया कि इसके पड़ोस में ही रहता हूँ। अब इस लड़की के बारे में कैसे मालूम किया जाए। मेरे पेट में दर्द होने लगा। जहन में ऐसी कैफियत थी जैसे हवा में उड़ता चला जा रहा हूँ। मुझे अपने दोस्त तस्नीम का ख्याल आ गया। इसमें एक अच्छी बात यह थी कि वो पूरे मोहल्ले की खबर रखता था। इस शोला जवाला के बारे में वो खूब जानता होगा। मैं कुछ देर बाद अपने घर से बाहर आ गया। वो लड़की अब दरवाजे पर नहीं थी, दरवाज़ा बंद हो चुका था और रिश्ते वाली खाला का भी दूर दूर तक पता नहीं था। मैं तस्नीम के घर की तरफ चल दिया। मैं जानता था कि तस्नीम घर पर ही मिलेगा और हुआ भी यही। दस्तक देने पर जब वो घर से बाहर आया तो मैं उसे देखकर परेशान हो गया। तस्नीम की आंखें सुर्ख हो रही थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई बुखार नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? अरे ये तो इबादत की सुर्खी है, तस्नीम ने बेनियाजी से कहा। रात भर जाकर इबादत जो करता हूँ, हजरत जी ने कुछ वज़ाइफ बताए हैं, आजकल बस यही मशगला है। इस चक्कर में बीमार न हो जाना। तुम लोग इन बातों को क्या जानो? खैर ये बताओ, मुझ फ़कीर के दरवाजे पर कैसे आना हुआ? वो बिल्कुल तर्क दुनिया वाले दरवेशों के अंदाज में बातें कर रहा था। चेहरे पर बेपनाह बेनियाजी की कैफियत थी। जाहिर है अब ऐसी ऐसी खबरों से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। इसकी तो राह ही कुछ और हो गई थी। यार माफ़ करना, तुमको जहमत दी, मैंने कहा। मैं यूं ही आह निकला था। नहीं, कोई बात ज़रूर है, बताओ। हम फ़कीर यूं ही खाली हाथ नहीं जाने देते। यार तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है। ओहो, बता भी दो। ये दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है, यहाँ तकल्लुफ़ नहीं चलता, ये खाने बेतकल्लुफ़ है। वो बिल्कुल मंझे हुए बुज़ुर्गों के अंदाज में बातें करने लगा था। यार मैं दरअसल उस लड़की के बारे में मालूम करना चाहता हूँ जो मेरे पड़ोस में आकर आबाद हुई है। कौन लोग हैं और क्या हैं? तस्नीम हिकारत से मुस्कुरा दिया। जोगी से और जग की बातें? इसलिए तो तुमसे नहीं पूछ रहा था, मैंने कहा। अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। खैर इतनी मायूसी भी ठीक नहीं है। इस लड़की का नाम जूलियन है, क्रिश्चियन फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं। इसका बाप सलवा किसी दफ्तर में अच्छी पोस्ट पर है। लड़की की खाला किसी ज़माने में पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर चुकी है। इसकी फुप्पी ने पिछले साल अपनी पसंद की शादी की थी। अब दोनों में अलीदगी हो चुकी है। लेकिन तुम मुझे गुनहगार ना करो, मैंने अब ऐसी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया है। इसमें क्या शक है? मैंने गर्दन हिलाई। वैसे वो लड़की खुद क्या करती है? तुमने मार्टा ब्रादर का नाम सुना है? हाँ सुना है। बिल्कुल वही जूलियन वही काम करती है, शायद बॉस की सेक्रेटरी है। बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी, गिटार भी बजा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत मालूमात फराहम कर दी। हम फ़कीर लोगों से ज़्यादा तवक्का ना रखो। हम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। दुनिया मेरे पड़ोस में ही आबाद है, मगर अपनी दुआ सलाम नहीं इस फीमेल से। वाकई दुआ सलाम ना होने पर यह हाल है कि तुम इसके पूरे ख़ानदान तक का शिजरा उठा लाए, मैंने कहा। अगर दुआ सलाम होती तो शायद इसके बेडरूम तक घुस जाते। इस फितने के बारे में कीमती मालूमात हासिल हो चुकी थी। अब सवाल यह था कि इन मालूमात से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। मैं इस दरवेश शिफ्ट इंसान से इजाज़त लेकर घर वापस आ गया। रास्ते में एक तरकीब समझ में आ गई। ये लोग फास्ट, बेतकल्लुफ़ और बेधड़क किस्म के मालूम होते थे। इनका अंदाज़ा इस लड़की के लिबास से ही हो गया था। ऐसे लोग राह रस्म बढ़ाने पर नाराज़ भी नहीं होते। ये सोचकर मैंने घर आ जाने के बजाय बेकरी का रुख किया और एक अच्छा सा केक खरीद कर अपने घर वापस आ गया। घर आकर मैंने इसके दो हिस्से किए। एक हिस्से को एक ट्रे में रखा और हिम्मत करके लड़की के दरवाजे पर पहुंच गया। दस्तक के जवाब में इस लड़की ने दरवाज़ा खोला था। वो अपने दरवाजे पर मुझे देखकर हैरान रह गई। ओह, मैंने तुमको कहीं देखा है, उसने कहा। हाँ, आज ही देखा होगा, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, मैंने बताया। आज मेरी बर्थडे है, अकेला आदमी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा केक तुम्हारे ही यहाँ भी दे दूँ, क्योंकि तुम हमारे पड़ोस में आए हो। मैं जूलियन हूँ, उसने बताया। मैं अफजल हूँ। मैंने केक की ट्रे उसके आगे बढ़ा दी। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर अफजल, उसने कहा। आओ अंदर आ जाओ। मैं तो इस किस्म की दुआ कर रहा था और वो बहुत जल्द ही कबूल हो गई। वो मुझे कमरे में ले आई। बहुत सलीके से सजा हुआ एक छोटा सा ड्राइंग रूम था। इसने ट्रे मेज़ पर रखते हुए सोफ़े की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ मिस्टर अफजल। मैं शुक्रिया अदा करता हुआ बैठ गया। कुछ अपने बारे में बताओ, उसने पूछा। मेरा घर बच्चों के बगैर है, मैंने कहा। और बच्चों के बगैर इसलिए है कि बीवी नहीं, और बीवी इसलिए नहीं है कि मैंने शादी नहीं की, और शादी इसलिए नहीं की कि आज तक कोई ढंग की लड़की नहीं मिली। इंटरेस्टिंग, वो हंस पड़ी। और तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह? कोई नहीं, अकेला हूँ। ओह सॉरी। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं जल्दी से बोला। मेरे तरह होने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। वो हंस पड़ी। ये थी जूलियन से पहली मुलाकात। इसके बाद इससे मुलाकातें होती रहीं, जो आमतौर पर घर के दरवाजे पर हो जाती थीं। जब वो अपने दफ्तर से वापस आती, मैं किसी भी बहाने से अपने दरवाजे पर आ जाता और हमारे दरमियान इधर उधर की बातें होने लगती। इस दौरान में इसके घर वालों से भी दुआ सलाम हो चुकी थी। वो सब मुझे पसंद करने लगे थे।
इसकी शायद ये वजह थी कि मैं उनका ऐसा पड़ोसी था जिसने इनसे दुआ सलाम रखी थी। दूसरी वजह ये थी कि मैं कई बार बहानों से इनके यहाँ खाने पीने की बहुत सी चीज़ें पहुँचा चुका था। एक बार तो अम्मा की बरसी का खाना, दूसरी बार अब्बा की बरसी का, तीसरी बार अपनी किसी खाला की बरसी का जो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, वगैरह वगैरह। एक बार जूलिया ने मुझसे पूछ ही लिया, मिस्टर अफजल, ये तुम अपने मर जाने वालों को इतना क्यों याद रखते हो? इसलिए कि ये भी मुझे भुला नहीं सके। इस वक्त मेरा लहजा बहुत दानिशवराना और खोया खोया सा हो गया था। जब मैं तन्हा होता हूँ तो इनकी यादें मेरे पास आकर खड़ी हो जाती हैं, मेरे दिल बहलाती हैं, मुझसे बातें करती हैं। शायद तुम अपनी तन्हाई को बहुत फील करने लगे हो। हाँ, शायद ऐसा ही है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने पूछा। शादी के लिए लड़की का होना भी काफ़ी नहीं, लड़की का बाज़ौक़ और खुश मिजाज होना भी ज़रूरी है। मैंने कहा, दोनों के दरमियान ज़हनी अंडरस्टैंडिंग हो ज़रूरी है, वरना ऐसा ही है जैसे किसी रोबोट के साथ ज़िंदगी गुजार ली जाए। तुम ठीक कहते हो, उसने मेरी तायद की। दोनों का मेंटल लेवल एक होना चाहिए। अब हमारे दरमियान इस किस्म की बातें होने लगी थी। एक बार मैंने इससे फ़ोन पर कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर दे दिए थे। जूलियन, आज मैं बहुत उदास हूँ। तो फिर क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगी? कहाँ? सीवीओ पर जाकर बैठ जाएंगे और समंदरी लहरों को देखते रहेंगे, वो लहरें जो खुद मेरे वजूद में भी उठती हैं। समंदर की आवाज़ें सुनेंगे, इनसे अपने दिल की बातें कहेंगे और वापसी में कहीं डिनर करके घर वापस आ जाएंगे। लेकिन वो कुछ हिचकिचाने लगी। ओह, मैं समझ गया। मैं जल्दी से बोला, जाहिर है हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते। तुम्हारे पड़ोस में रहने से क्या हुआ? आखिर हूँ तो मैं अजनबी। ओह नहीं मिस्टर अफजल, उसने कहा, मैं किसी को उदास नहीं देख सकती, ये मेरी कमज़ोरी है। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद वो मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। आज इसने बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग कर रखी थी और बहुत अच्छा सा परफ्यूम भी लगा रखा था। वो जिस वक्त मेरे साथ बाइक पर बैठ रही थी, इस वक्त तस्नीम भी इस तरफ आ निकला। वो हम दोनों को एक साथ देखकर सकते में रह गया, ख़ास तौर पर जूलियन को मेरे साथ बाइक पर बैठा देखकर। मैंने बाइक लहराते हुए आगे बढ़ाई और इसके करीब से गुजरता चला गया। इस वक्त मेरा दिल खुशी से रक्स कर रहा था। पहली बार कोई खूबसूरत लड़की मेरे साथ मेरी बाइक पर बैठी थी। अगर मेरे बस में होता तो इस बाइक को बादलों में ले जाता, मरीख और चांद पर जाकर चलाता। लेकिन अफसोस, शहर की सड़कें साथ नहीं दे रही थी। कदम कदम पर ट्रैफिक जाम चल रही थी। मैं आमतौर पर जब भी ट्रैफिक जाम में फंसता हूँ, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगता हूँ शहर की सड़कों को, बेहंगम ट्रैफिक को। लेकिन इस वक्त चूँकि एक हसीना मेरे साथ थी, इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान पर काबू रखा था, वरना दिल तो बहुत कुछ चाह रहा था। बहरहाल, हज़ार खराबियों के बाद हम सीवीओ पहुँच ही गए। यहाँ आकर मैंने फिर अपने चेहरे पर एक दानिशवराना और उदासी भरी कैफियत तारी कर ली। हम एक तरफ बैठकर समंदर की तरफ देखने लगे। देखो जूलियन, जानती हो आज ये समंदर मुझसे क्या कह रहा है? मैंने पूछा। नहीं, मैं समंदर की ज़ुबान नहीं जानती, वो हंसकर बोली। ये कह रहा है कि आज तुमने अपनी तन्हाई की झील में पहला पत्थर फेंक दिया है। लहरें पैदा होने लगी हैं। देखो, इस सिलसिले को टूटने नहीं देना, पत्थर फेंकते रहना। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लहरें बढ़ते बढ़ते तुम्हारे इतने करीब आ जाएंगी कि तुम हाथ बढ़ाकर इन्हें छू भी सकते हो। मिस्टर अफजल, आप किसी को अपना जीवन साथी क्यों नहीं बना लेते? इसी की तो कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस पर एक गहरी नज़र डाली। उसने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कुछ भी हो, वो एक मशरक़ी लड़की थी और मशरक़ी लड़कियाँ इस तरह शर्माया करती हैं। जुलियन, ये बताओ, क्या तुमने किसी को अपना जीवन साथी चुन लिया है? नहीं, अभी तक नहीं, उसने जवाब दिया। अफजल साहब, मैं एक दूसरे मिजाज की लड़की हूँ। वैसे मैं किसी को उदास नहीं देख सकती। कोशिश करती हूँ कि इसके साथ दूँ, इसके ज़ख्मों पर मरहम रखूँ, लेकिन किसी को इस बात का मौका नहीं देती कि वो उल्टी सीधी बात सोच ले। ख्वाब देखने लगे, क्योंकि ख्वाब टूट जाएं तो बहुत दुख होता है। फिर भी किसी ने कोशिश तो की होगी। हाँ, क्यों नहीं, उसने साफ दिली से बता दिया। 2 आदमी थे और वो दोनों ही बहुत अच्छे थे, लेकिन इनमें दोनों का साथ नहीं दे सकी। वो क्यों? इसलिए कि वो दोनों ही मेरे मज़हब के ना थे, उसने बताया। मुसलमान थे और वही चाहते थे कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अपना मज़हब कैसे छोड़ देती? इसलिए तुमने मना कर दिया? हाँ, इसीलिए, उसने बताया। मुझे वो बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन अफजल साहब, मैं एक क्रिश्चियन लड़की हूँ। मुझ पर यसु मसीह एक कुंवारी मरियम का साया है। मैं इससे बेवफाई नहीं कर सकती। इसने बातों बातों में मुझे बता दिया कि इसका जीवन साथी कौन हो सकता है, वो शख्स जो इसके अपने मज़हब का हो। बहरहाल, मेरे लिए इस वक्त इतना ही काफ़ी था कि वो मेरे साथ थी और हम समंदरों की लहरें देख रहे थे। बहुत देर के बाद हमने वापसी का इरादा किया। इस वक्त इसने आहिस्ता से मेरा हाथ थाम लिया। अफजल, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन कहकर वो खामोश हो गई। मतलब ये था कि तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा मज़हब मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती।
लेकिन कम से कम इतना तो हुआ कि हम एक कदम आगे बढ़ाए थे। इसके दिल में मेरे लिए गुंजाइश थी। इसने मेरा हाथ थाम लिया था। इसने जतला दिया था कि मैं इसकी निगाहों में एक अच्छा इंसान हूँ। बस एक आँच की कसर रह गई थी। वास्तव में प्रोग्राम के मुताबिक हम एक होटल में रुक गए। वो इस वक्त किसी बच्चे की तरह खुश दिखाई देने लगी थी। इसने अपनी पसंद के ऑर्डर दिए। मैंने इससे पूछा, जूलियन, मैंने सुना है कि तुम गाती भी और गिटार भी बजाती हो। अरे ये तुमने किससे सुन लिया? बस पता चल गया था। ये बताओ, ये सच है या नहीं? हाँ सच है। इसने गर्दन हिला दी। किसी दिन तुम्हें भी सुनाऊंगी, ज़रूर। इस दिन मेरे घर में तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ के फूल खिल जाएंगे। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेते हो। बस इन बातों ने ही तो ज़िंदा कर रखा है। हम बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर जब इसने याद दिलाया कि हमें बहुत देर हो चुकी है तो मुझे होश आ गया। हम घर वापस आ गए। इस रात में बहुत देर तक सोचता रहा, क्या करूं क्या ना करूं। मैंने एक पलड़े में जूलियन को बिठाया और दूसरे में अपने मज़हब और अकीदे को। तो खुदा माफ़ करे, मज़हब और अकीदे का पलड़ा ज़रा हल्का ही महसूस हुआ, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ नाम का ही मुसलमान था। 2 जुम्मों की नमाज़ें भी मौलवी साहब की बातें सुनकर पढ़ ली थी। इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई काम नहीं कर सका था जिस पर मुझे मेरे मुसलमान होने का पता चल सकता। फ़र्ज़ करो अगर मैं मुसलमान से ईसाई हो भी गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुसलमान होने से क्या फ़र्क पड़ रहा था जो ईसाई होने से हो जाता? मुझे कौन सा चर्च जाना था? जो आदमी ज़िंदगी भर कभी मस्जिद ना गया हो, वो 2 दिन की ईसाइयत में चर्च कैसे चला जाता? अब जहाँ तक नाम का ताल्लुक था तो नाम से क्या फ़र्क पड़ने वाला था? अफजल ना सही, डेविड साल्सन सही, और वैसे भी मुझ पर उंगलियां कौन उठाता? ख़ानदान वाले तो थे ही नहीं, और दफ्तर वालों को इससे क्या गर्ज हो सकती थी कि मैं कौन हूँ, अफजल हूँ या जॉनसन्स। इन्हें तो मुझसे काम लेना था, चाहे किसी का नाम से भी करता रहूँ। ये सोचकर मैं इस रात क्रिश्चियन हो जाने का फ़ैसला कर लिया था। अजीब खुशी सी महसूस हो रही थी। सुबह उठकर मैंने सबसे पहले काम यही किया कि अंग्रेज़ी गानों के कैसेट लगा दिए। मैं माइकल जैक्सन और मैडोना के गाने सुनता रहा। यहाँ मैं ये बता दूं कि इस किस्म की मौसीकी सुनना शौक रहा है। इसका मज़हब से बदलने या न बदलने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं अभी जूलियन को ये खुशखबरी नहीं सुनाना चाहता था। पहले मैं हो जाता, अपना नाम बदलता। मैंने नाम भी सोच लिया, विक्टर। विक्ट्री से विक्टर, फतह याब। तो मैं जब विक्टर बनकर उसके पास जाता तो वो कितना खुश होती। अब इस बात की तलाश थी कि क्रिश्चियन होने का प्रोसेस क्या होता है। मुसलमान होने का तो बहुत आसान है, बस कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। लेकिन क्रिश्चियन होने के लिए क्या करता? चर्च जाना चाहिए, वहीं से तो बताया जाएगा, या हो सकता है कि वही लोग क्रिश्चियन बना दें। शहर में वैसे तो कई चर्च थे, लेकिन मैं सबसे बड़े चर्च पहुंच गया। गेट पर एक मकामी बंदा ही गार्ड बना हुआ खड़ा था। हाँ भाई, किससे मिलना है? फादर से, मैंने जवाब दिया। क्या नाम है? विक्टर। विक्टर मैथ्यूज़। मैंने अपने नाम के साथ अपने बेचारे मरहूम बाप का नाम भी बदल दिया था। जाओ, वो सामने वाले कमरे में है, दलान के साथ। मैं दलान के साथ वाले कमरे में पहुंच गया। इस वक्त वहां का फादर अपने रूम में बैठकर कोई हिसाब किताब कर रहा था। मेरे दस्तक देने पर उसने आवाज़ लगाई, आ जाओ। मैं रूम में दाखिल हुआ तो वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। बैठो मिस्टर। मैं इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। यस, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फादर, मैं अपना मज़हब बदलने के लिए आपके पास आया हूँ। लेकिन क्यों? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। तुम क्या हो? वैसे तो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सिर्फ नाम का। लेकिन अब मैं मसीही होना चाहता हूँ। किस लालच में मज़हब बदल रहे हो? किसी मुल्क का वीज़ा चाहिए? नो फादर, मुझे अपना मुल्क बहुत पसंद है। मैंने कहा, मैं इसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपनी खुशी से हो रहे हो या किसी ने दबाव डाला है? नहीं फादर, मुझ पर कौन दबाव डालेगा? मैंने कहा, मैं अपनी खुशी से हो रहा हूँ, और आप ये मत समझिएगा कि यहाँ किसी ने मुझे जॉब वगैरह की ऑफ़र दी होगी। ऐसी बात भी नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर किसी लड़की ने कहा होगा। नहीं फादर, बिल्कुल नहीं, मैं जल्दी से बोला। वैसे फादर, सच तो यह है कि इस कहानी में एक लड़की भी इन्वॉल्व है, लेकिन इस बेचारी ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। मज़हब चेंज मैं अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। यानी तुम उस लड़की को खुश करने के लिए मज़हब बदल रहे हो, ऐसा ही समझ लें। जब तुम उस लड़की को खुश करने में लगे रहोगे तो मुक़द्दस बाप को कैसे खुश करोगे? उसने पूछा। इसकी फ़िक्र ना करें, मैं मुक़द्दस बाप को पूरा टाइम दूंगा। मैंने तो अपना नाम तक सोच लिया है, विक्टर। विक्टर मैथ्यूज़। और ये मैथ्यूज़ कौन है? मेरे बाप। तो क्या तुम्हारे फादर क्रिश्चियन थे? नहीं फादर, वो बेचारे मुसलमान थे। तो फिर तुम इनका नाम क्यों बदल रहे हो? सिर्फ विक्टर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, विक्टर के साथ कुछ और भी होना चाहिए था। तो फिर तुम विक्टर मंडे मसीह हो जाओ, इसलिए कि तुम मंडे के दिन मेरे पास आए हो। बिल्कुल ठीक है फादर, विक्टर मंडे नाम भी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम हर जगह से ये नाम चेंज करवाना होगा, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह। यस फादर, ये सब मैंने सोचा हुआ है, अखबार में इश्तिहार दे दूंगा। ओके। इसके बाद कुछ मामूली सी रसूमात हुई और मैं चर्च से फारिग हो गया। इसने मुझे बहुत सी दुआएं दी और चर्च में दाखिल होते हुए मैं अफजल था और अब विक्टर मंडे होकर वापस जा रहा था। मैंने रास्ते से कुछ फूल और एक केक खरीद लिया। सबसे पहले जूलियन को ये खबर सुनानी थी। मैंने अपनी बाइक ठीक इसके घर के सामने खड़ी की। जूलियन खुद ही दरवाजे पर आई थी।
मुझे देखकर हमेशा की तरह खुश हो गई। आओ आओ अंदर आओ, पहले ये रख लो। मैंने उसे फूल और केक उसकी तरफ बढ़ा दिए। जूलियन, ये तोहफा तुम्हें अफजल नहीं बल्कि विक्टर मंडे दे रहा है। मैंने कहा, कौन विक्टर मंडे? उसने हैरत से पूछा। मैंने अपना मज़हब बदल लिया है। मैंने बताया, मैं विक्टर मंडे हो गया हूँ। गॉड ब्लेस यू, उसने कहा। जूलियन, अब तुम मुझे अपना जीवन साथी बना सकती हो ना? हरगिज़ नहीं, 1000 बार नहीं। उसका लहजा सख्त हो गया था। पकड़ो अपने ये तोहफे। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपना मज़हब बदल लें। जूलियन, ये तुम कह रही हो? ठीक कह रही हूँ। लानत भेजती हूँ ऐसे बंदे पर। अरे, जो शख्स अपने मज़हब का नहीं हो सका वो किसी लड़की का क्या होगा? जब तुम अपने मज़हब से बेवफाई कर सकते हो तो किसी और से बेवफाई तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? दफ़ा हो जाओ और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। इसने एक झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं ये सोचता ही रह गया कि ना खुदा मिला और ना विसाल सनम।